मायके और ससुराल की आमने सामने बालकनी। गायत्री के मोहल्ले में आज काफी शोर शराबा हो रहा होता है और गायत्री के घर में भी सभी लोग ढोल नगाड़ों की थाप पर नाच रहे होते हैं। घर के अंदर संगीत बज रहा होता है और हर किसी के चेहरे पर एक खुशी झलक रही होती है। लेकिन इस सब के अलावा घर की मालकिन गायत्री एक कोने में सोफे पर अपना मुंह बनाए बैठी होती है। वो बार बार मेहमानों की तरफ देखती है और एक लंबी सांस छोड़ती है। तभी वहाँ उसकी बेटी शताक्षी आती है और अपनी माँ को इस तरह मुँह फुलाए हुए देखती है। क्या यार मम्मी, आप भी ना जब देखो तब मुँह बनाकर बैठी रहती हो। पूरा घर नाच रहा है, खुशियां मना रहा है और आप यहाँ ऐसे बैठी हो जैसे किसी ने आपकी जायदाद लूट ली हो। अरे अब इस तरह मुंह बनाने का क्या फायदा? आखिर भैया और रेखा दीदी की शादी हो ही रही है ना। शताक्षी, कितनी बार समझाना पड़ेगा तुझे? उसे बार बार रेखा दीदी मत बोला कर। आज रोहन और रेखा की शादी हो रही है तो आज से वो तेरी भाभी बन गई है। घर में आएगी तो क्या उसे दीदी दीदी कहकर ही बुलाती रहेगी? मम्मी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आप अपनी बहू को अपनाने को तैयार हो भी या नहीं। एक तरफ तो आप इस बात पर मुंह बनाकर बैठी हुई हो कि आपके ठीक सामने वाले घर की लड़की आपके घर की बहू बनकर आ रही है, ऊपर से जब मैं उन्हें दीदी बोल रही हूँ तो आप मुझे ही डांट रही हो। अब आप ही बताओ, बचपन से मैंने रेखा दीदी को दीदी कहा है, उनके साथ गली में खेली हूँ, अब अचानक उन्हें भाभी कैसे बुलाने लग जाऊँ? मेरी तो जुबान ही नहीं पलट रही। शताक्षी की ऐसी बातें सुनकर गायत्री कुछ नहीं बोलती और वहाँ से मुंह बनाते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वो खिड़की से बाहर देखती है तो सामने वाले घर में भी उतनी ही हलचल हो रही होती है। गायत्री को ये बात हजम नहीं हो रही होती कि अब उसकी समधन उसके ठीक सामने रहेगी। देखते ही देखते शाम हो जाती है और बारात निकलने का वक्त आ जाता है। रोहन दूल्हे के गेटअप में तैयार होकर बाहर आता है और जैसे ही घोड़ी पर चढ़ता है तो वो देखता है कि उसकी माँ कहीं भी नजर नहीं आ रही होती है। शताक्षी, देख तो जरा माँ कहाँ है? बारात निकलने का समय हो रहा है और वो अभी तक बाहर नहीं आई है। कहाँ होंगी भैया? अपने कमरे में मुंह फुलाकर बैठी हुई हैं। उन्हें तो अभी भी लग रहा है कि ये शादी नहीं होनी चाहिए थी। खैर आप छोड़ो, मैं हूँ ना आपके साथ, आपको पूरी कंपनी मिलेगी। चलिए अब जल्दी चलिए, शुभ मुहूर्त निकल रहा है। रोहन अपनी बहन की बात सुनकर कुछ नहीं बोलता और मन ही मन थोड़ा उदास होता है। खैर बारात गाजे बाजे के साथ वहाँ पहुँच जाती है जहाँ रेखा के परिवार वालों ने बैंकेट हॉल बुक किया हुआ होता है। वहाँ का नजारा बहुत ही लाजवाब होता है। शादी की रस्में शुरू होती हैं और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे होते हैं और गायत्री वहाँ भी एक कोने में खड़ी होकर रेखा की ड्रेस और ज्वेलरी में कमियां निकाल रही होती है। रात भर रस्में चलती हैं और सुबह विदाई का समय आता है। रेखा अपने माँ के गले लगकर बहुत रो रही होती है। उसे इस बात का सुकून भी होता है कि उसका मायका पास है, पर उसे इस बात का भी डर है कि उसकी सास उसे चैन से रहने देगी भी या नहीं। अगले दिन हॉल में, देख रेखा, अब तो इस घर की बहू है, वो सामने वाला घर अब तेरे लिए पराया हो गया है। ऐसा ना हो कि सुबह आँख खुलते ही तू अपनी माँ के पास जाकर खड़ी हो जाए। यहाँ के नियम कायदे अलग है। जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कोई शिकायत का मौका ना दूं। देखते ही देखते अब 2 दिन बीत जाते हैं। सुबह का वक्त होता है और रेखा रसोई में चाय बना रही होती है। तभी उसकी नजर बालकनी की तरफ जाती है जहाँ उसकी माँ सामने अपने घर की बालकनी में कपड़े सुखा रही होती है। रेखा का मन करता है कि वो जोर से मम्मी चिल्लाए, पर गायत्री की डांट के डर से वो चुप रह जाती है। तभी गायत्री वहाँ आती है और रेखा को बालकनी की तरफ ताकते हुए देख लेती है। क्या हुआ? अभी 2 दिन भी नहीं हुए और मायके की याद सताने लगी? चाय बन गई है या बस खड़े होकर सामने का नजारा देख रही हो? अगर इतना ही मन कर रहा है तो वहीं चली जाओ ना, यहाँ बहू बनकर क्यों आई हो? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, बस मम्मी दिख गई थी तो रुक गई, चाय बस बनी गई है। इतना बोलकर रेखा वहाँ से चली जाती है और अब इसी तरह रोज छोटी छोटी बातों पर गायत्री रेखा को ताना मार रही होती है। सबसे बड़ी दिक्कत तो गायत्री को तब होती है जब रेखा के घर से कोई चीज आ जाती है। ऐसे ही एक दिन रेखा की माँ ने कुछ खास डिश बनाई होती है तो वो अपनी बालकनी से रेखा को आवाज लगाती है। अरे रेखा, देख मैंने तेरे लिए गुजिया बनाई है, रोहन को भेज दे, मैं उसे दे देती हूँ। अरे रहने दीजिए समधन जी, हमारे घर में खाने की कोई कमी नहीं है। अभी ये लड़की यहाँ के खाने की आदत डाल रही है और आप बार बार उसे अपने घर का स्वाद चखा रही हैं। ऐसे तो ये कभी हमारे घर को अपना नहीं पाएगी। रेखा की माँ ये सुनकर चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। रेखा को अपनी माँ का उतरा हुआ चेहरा देखकर बहुत बुरा लगता है और जब रोहन रात को घर आता है तो रेखा रोहन से इस बारे में बात करने की कोशिश करती। रोहन, मुझे पता था कि माँ जी थोड़ी सख्त हैं, पर वो मेरी मम्मी को इस तरह बोलेंगी ये मैंने नहीं सोचा था। हमारा घर सामने है, क्या ये कोई गुनाह है? रेखा, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो, वो बस थोड़े पुराने ख्यालातों की है। उन्हें डर है कि तुम घर के कामों से ज्यादा मायके में ध्यान दोगी। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रोहन की बातें सुनकर रेखा कुछ नहीं बोलती और कुछ हफ्ते ऐसे ही गुजर जाते हैं। गायत्री का सख्त रवैया यूं ही बरकरार रहता है। एक दोपहर गायत्री अचानक सीने में दर्द की वजह से जमीन पर गिर जाती है और बहू, मेरी मदद का कोई है?
अपनी सास की आवाज सुनकर रेखा तुरंत दौड़कर हॉल में आती है और वो अपनी सास को इस तरह जमीन पर गिरा देख घबरा जाती है, जिसके बाद वो अपने फोन से रोहन को फोन करने की कोशिश करती है, पर उसका फोन नहीं मिलता। वो तुरंत बालकनी की तरफ दौड़ती है और बिना अपनी सास की डांट की परवाह किए चिल्लाने लगती है, मम्मी पापा जल्दी आओ, माँ जी को कुछ हो गया है, वो गिर गई है, जल्दी आओ। सामने वाले घर में रेखा के पिता और भाई बैठे होते हैं। वो आवाज सुनते ही नंगे पांव भागते हुए गायत्री के घर पहुंच जाते हैं। रेखा के पिता तुरंत अपनी कार निकालते हैं। रेखा और उसकी माँ भी साथ अस्पताल जाते हैं और 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि देखिए, उन्हें माइल्ड हार्ट अटैक आया था, पर सही समय पर पहुंचने की वजह से वो अब खतरे से बाहर है। अब आप लोग उनसे मिल सकते हैं। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है कि तभी वहाँ रोहन और शताक्षी भी पहुँच जाते हैं। पापा, माँ कैसी है? क्या हुआ था? बेटा घबराओ मत, गायत्री जी अब ठीक है। शुक्र मनाओ रेखा का, जिसने समय पर आवाज दे दी। अगर हम 5 मिनट भी लेट हो जाते तो कुछ भी हो सकता था। रेखा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ? तुम सच में बहुत अच्छी हो। मैं बहुत खुश हूँ जो मुझे तुम्हारा साथ मिला। रोहन की बातें सुनकर रेखा रोहन के गले लग जाती है और थोड़ी देर बाद जब गायत्री को होश आता है तो वो अपने बेड के पास रेखा को पाती है। गायत्री के समधी और समधन भी वहीं खड़े होकर उसकी सलामती की दुआ मांग रहे होते हैं। रेखा, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तो इस बालकनी को अपनी दुश्मन समझती थी। मुझे लगता था कि ये खिड़की मेरे घर को तोड़ने वाली है, पर आज इसी खिड़की की वजह से मेरी जान बची है। माँ जी, आप ऐसा मत कहिए। मायका और ससुराल अगर पास हो तो वो कमजोरी नहीं, ताकत होती है। आज मेरे घर वाले पास थे, तभी तो सब जल्दी हो पाया। समधन जी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने बहुत बुरा व्यवहार किया आपके साथ। आज से ये बालकनी हमारे बीच की दीवार नहीं, बल्कि हमारे मिलन का जरिया बनेगी। इसके बाद गायत्री पूरी तरह बदल जाती है। अब वो रेखा को मायके जाने से नहीं रोकती, बल्कि उल्टा ये होता कि दोनों समधनी रोज शाम को अपनी अपनी बालकनी पर चाय लेकर बैठती हैं और वहीं से घंटों गप्पे लड़ाती हैं। अरे ओ समधन जी, सुना है आपने आज सरसों का साग बनाया है, रेखा को बहुत पसंद है। जरा एक कटोरी इधर भी भिजवा दीजिएगा, हम सब साथ मिलकर खाएंगे। क्यों नहीं गायत्री जी, आप और रोहन भी आ जाइए ना, साथ में डिनर करेंगे। रोहन और शताक्षी अपनी माँ को इस तरह बदलते देख बहुत खुश होते हैं, क्योंकि देर से ही सही लेकिन अब गायत्री ने रेखा को पूरी तरह अपना लिया था और आमने सामने ससुराल की बालकनी वाला किस्सा उसके जहन से पूरी तरह निकल गया। काजल और विनय दोनों पड़ोसी थे। बचपन से ही दोनों गहरे दोस्त थे। एक साथ ही स्कूल में पढ़ाई की, एक ही कॉलेज से दोनों ने ग्रेजुएशन पूरी। इसी कारण दोनों के बीच में प्यार भी बहुत था। दोनों एक दूसरे की कमी को भी बहुत महसूस करते थे। ऐसे ही जब काजल अपनी मौसी के घर शादी में गई हुई थी तो वो 1 हफ्ते के बाद लौटी। विनय फौरन उससे मिलने गया। रात के 11 बज रहे थे और विनय ने काजल के घर का दरवाजा खटखटा दिया। अरे विनय बेटा, तुम और यहाँ इतनी रात में? वो आंटी जी, मैंने सोचा आप लोग सफर से थके हारे आए होंगे तो आप लोगों के लिए डिनर ले आऊं। मम्मी ने दाल चावल और पनीर की सब्जी बनाई थी, साथ में थोड़ी रोटी भी है। आप सबने अभी कुछ खाया तो नहीं होगा? वो दीदी ने पराठे और अचार दे दिए थे, वही रास्ते में खाए थे। बस हम लोग तो सोने ही जा रहे थे। अरे ऐसे कैसे आंटी जी? अंकल जी, आप और काजल भूखे थोड़ी सोगे। अब पड़ोसी होने का इतना फायदा तो होना ही चाहिए। थैंक यू विनय। काजल की मम्मी सब देख और समझ रही थी। काफी समय से वो विनय और काजल का एक दूसरे की तरफ झुकाव महसूस करती आ रही थी और एक दिन बातों ही बातों में काजल की मम्मी ने विनय की मम्मी से बात छेड़ी थी। सुमित्रा जी, मैं कह रही थी वो मैं काजल के लिए बहुत रिश्ते देख चुकी हूँ, पर काजल सभी रिश्तों के लिए मना कर देती है। मुझे लगता है कहीं न कहीं विनय और काजल एक दूसरे को पसंद करते हैं और जहाँ तक मुझे लगता है वो दोनों एक दूसरे को प्यार भी करते हैं। अगर हम दोनों परिवार आपस में रिश्तेदार बन जाएं तो कैसा रहेगा? वो तो ठीक है, पर मैं सोचकर जवाब दूंगी। घर में सबसे बात कर लूं, विनय के पापा से, मधु से, फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, आराम से सोच लो, मैं जवाब का इंतजार करूंगी। काजल की मम्मी अपनी बात रखकर चली गई। विनय सब कुछ सुन चुका था, पर वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उसकी मम्मी ने सोचने का समय क्यों मांगा, जबकि वो तो खुद जानती है कि वो काजल को पसंद करता है। काजल की मम्मी आई थी, विनय और काजल के रिश्ते की बात कर रही थी, पर मैंने बोला कि अभी हमें सोचने का समय चाहिए। सोचना क्या है? अरे इतने पास में लड़के का रिश्ता थोड़ी करना है, थोड़ी दूरी होनी चाहिए बहुओं के मायके और ससुराल में। वही तो मैं भी सोच रही थी। मधु से भी मेरी बात हुई थी, वो बोल रही थी कि मम्मी 4 कदम पर मायका होगा तो कोई ना कोई दिक्कत आती ही रहेगी। क्या करूं फिर? या तो कोई बहाना कर।
मम्मी मैंने सोच लिया है, मैं काजल से ही शादी करूंगा और किसी से नहीं। आप लोगों को जो सोचना है सोचते रहो, पर मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं काजल से ही शादी करूंगा। मेरा ये आखिरी फैसला है। इतना कहकर विनय गुस्से में घर से चला गया। अब जब विनय ने सोच ही लिया था कि मैं काजल से शादी करूंगा, तो घर वालों को भी मानना पड़ा। विनय और काजल की शादी हो गई। काजल बहुत खुश थी क्योंकि उसे अपने बचपन का प्यार मिल गया। काजल मैं बहुत खुश हूँ, आज हम दोनों पति पत्नी के रिश्ते में बन गए, जो हम दोनों का सपना था। मैं भी बहुत खुश हूँ विनय। वैसे कितना अजीब सा लग रहा है ना, मम्मी का घर बिल्कुल पड़ोस में है और मैं यहाँ पर तुम्हारे घर, वो भी रात में। पहले तो रात में आते हुए डर भी लगता था, और आज देखो मैं तुम्हारे घर में हूँ, एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए। सब कुछ एक सपना सा लग रहा है। मैं भी तो तुम्हारे घर आते हुए डरता था। रात को तुमसे मिलने के लिए कितने बहाने करने पड़ते थे, कितने पापड़ बेलने पड़ते थे, पर आज हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। ये सब तो मुझे भी सपना ही लग रहा है कि तुम मेरे साथ हो। आई लव यू काजल। आई लव यू विनय। विनय और काजल इस शादी से बहुत खुश थे। अगले दिन काजल सोकर जल्दी उठ गई। उसने देखा घर में सब सो रहे हैं, तो वो दरवाजा खोलकर चुपचाप अपने मायके चली गई। काजल की मम्मी तो सुबह जल्दी उठ जाती थी और काजल को भी सुबह जल्दी उठने की आदत थी। काजल को लग रहा था कि वो अभी भी अपने घर ऐसे ही आ सकती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। काजल तू ऐसे चुपचाप बिना बताए यहाँ आ गई? अरे बेटा, आज तेरी पगफेरे की रस्म है, तुझे रस्म करके यहाँ आना था। तेरे सास ससुर को पता चलेगा तो वो कितना गुस्सा करेंगे। अभी कोई उठा नहीं होगा, जा चुपचाप वापस चली जा। हाँ हाँ पापा, जा रही हूँ। एक कप चाय तो आराम से पीने दो, कितने दिन से ढंग से बैठकर चाय भी नहीं पी मैंने। मम्मी मुझे चाय के साथ रस दे दो और उस पर थोड़ी मलाई लगा देना। हाँ हाँ ला रही हूँ मेरी लाडो रानी। इधर काजल इत्मीनान से मायके में नाइट सूट में बैठी हुई चाय पी रही थी, उधर उसकी सास पूरे घर में उसे ढूंढ रही थी। विनय बेटा, काजल कमरे में नहीं है तो फिर कहाँ गई? पूरे घर में ढूंढ लिया, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। मम्मी एक बार छत पर देख कर आता हूँ। तभी काजल आ जाती है। काजल, तुम बाहर से कहाँ से आ रही हो, और वो भी नाइट सूट में? कहाँ गई थी तुम? वो आप सब सो रहे थे ना, और मुझे चाय पीनी थी तो मम्मी के घर चाय पीने चली गई थी, बस वहीं से आ रही हूँ। तुम बिना किसी को बताए, बिना किसी रस्म के अपनी माँ के घर चली गई? तुम्हें पता भी है तुम इस घर की नई नवेली दुल्हन हो। शादी के बाद नई बहू की ससुराल में कुछ रस्में होती हैं, इसलिए ये बचपना छोड़ दो। ये नहीं कि 4 कदम पर मायका है तो तुम ऐसे ही उठकर चली जाओगी। हमारी भी मोहल्ले में इज्जत है विनय, इसीलिए मैं काजल से तुम्हारी शादी के लिए मना कर रही थी। इतने नजदीक मायका होना बिल्कुल सही नहीं है, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। अपनी सास की बात सुनकर काजल मुंह बनाती हुई कमरे में चली गई। उसी दिन से शुरू हुई काजल और उसकी सास सुमित्रा देवी के सास बहू के रिश्ते की कड़वाहट। अब तो जब भी मौका लगता काजल अपने मायके चली जाती और अपनी सास की खूब बुराइयां करती। माँ, आपको पता भी है माँ जी घर का एक भी काम नहीं करती हैं, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। जब देखो बस यही ताना देती रहती है कि मैं यहाँ क्यों आती हूँ। उनका बस चले तो वो मेरा मायके आना ही बंद कर दे। अरे ऐसे कैसे आना बंद कर देंगी, ये कोई बात होती है? मैं आज ही तेरी सास से बात करूंगी। अरे पहले पड़ोसी थे, इतना प्यार था, अब समधी बन गए तो उसमें इतना घमंड करने की क्या जरूरत है? हमने भी अपनी बेटी दी है, कोई फेंकी नहीं है उनके घर में। रहने दो माँ। अरे मुझे कौन आने से रोकेगा, मैं खुद ही आ जाऊंगी। मुझे किसी से पूछने की जरूरत थोड़ी है। टेंशन मत लो, मैं चाहे दिन में 10 चक्कर लगाऊं, मेरा अपना घर है। अच्छा मैं जा रही हूँ, विनय के ऑफिस से आने का टाइम हो रहा है। काजल घर पहुंचती है तो घर का नजारा ही बदला हुआ था। काजल, तुम मम्मी के घर गई हुई थी और मुझे बताया नहीं कि तुम मम्मी के घर गई हो। चलो कोई बात नहीं। वैसे मैंने वो मधु के ससुर रहते हैं ना गांव में, उनसे 2 डिब्बे देसी घी मंगवाया था, गांव का शुद्ध देसी घी। सोचा एक हम रख लेंगे और 1 किलो का डिब्बा तुम्हारी मम्मी को दे देंगे। बहुत बढ़िया घी होता है गाँव का। चलो मैं तुम्हारी मम्मी के घर चलती हूँ, उनसे मिल भी लूंगी और ये घी भी दे आऊंगी। आप और मेरे मायके? अरे वो तुम्हारा मायका बाद में है, मेरी सहेली आशा का घर पहले है। विनय, हम दोनों सास बहू जा रहे हैं, थोड़ी देर हम वहीं बैठेंगे, तुझे चाय पीनी हो तो वहीं आ जाना। हाँ ठीक है माँ। काजल, तुम मम्मी के घर मेरे लिए चाय बनाओ, मैं आ रहा हूँ। अपनी सास का बदला हुआ रूप देखकर काजल भी हैरान थी। काजल, तुम यही सोच रही हो ना कि मेरे में अचानक इतना बदलाव कैसे आया? मैंने बहुत सोचा और मेरे मन में ये बात आई कि जब हम बेटों से दूर नहीं रह सकते तो बेटियों को अपने माता पिता से दूर क्यों रखें? बेटियों को भी बेटों की तरह पूरा हक है अपने मायके में कभी भी आने जाने का, अपने मायके में समय बिताने का। जिस तरह हम अपने बेटों को हमेशा अपने पास रखते हैं, तो फिर एक बेटी को अपने माता पिता से मिलने के लिए इजाजत क्यों लेनी पड़े? अब मधु आती है तो मैं और विनय के पापा कितने खुश हो जाते हैं। मधु को भी तो मायके आकर बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही तुम्हारे यहाँ आने से
तुम्हारे माँ पापा को खुशी होती है। काजल, अब तुम्हें अपने मायके आने के लिए मुझसे या फिर घर में किसी से भी इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम अपने मायके कभी भी आ सकती हो। थैंक यू माँ जी, मुझे समझने के लिए। सुमित्रा की बात सुनकर सबके चेहरे पर एक अलग खुशी आ जाती है। दोनों समधन भी आपस में गले मिलती हैं। उस दिन के बाद काजल को कभी भी अपने मायके आने जाने के लिए सोचना नहीं पड़ता था। उसके लिए मायका और ससुराल दोनों में कोई फर्क नहीं था। Thanks for watching.